वेलकम टू स्टडी प्लैनेट। तो आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड वो चीज़ें क्या है कि जेएसएससी पीजीटी एंड टीजीटी के न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं स्टडी प्लैनेट में। और ये जो न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं इन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी। इन्हें लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस, लाइक आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगा ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में, एंड वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी अवेलेबल होगा। आपको क्लास नोट्स एंड पीडीएफ नोट्स दोनों मिलेंगे एंड 40 सेट्स फुल मॉक मिलेगा आपको, एंड रेगुलर एमसीक्यू लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको रेगुलरली मिलेगा आफ्टर एवरी क्लास। ठीक है। और जेएसएससी पीजीटी टीजीटी के जो ये न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं इनमें कुछ ऑफर है अभी, जो ऑफर वैलिड है 11 सितंबर 2022 तक। तो ऑफर क्या है, जो पीजीटी के जो कोर्सेज हैं वो डिस्काउंटेड रेट्स पे अवेलेबल है। 6001 रुपीज़ में अवेलेबल है पीजीटी इंग्लिश का कोर्स, लेकिन ये ऑफर तभी वैलिड है जब आप इसे पेपर 1 के साथ लेंगे, तो टोटल कॉस्ट आपका पड़ेगा 8000 रुपीज़। ठीक है। जेटेट और सीटेट के भी न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें भी ऑफर है, और इसमें रीजनल लैंग्वेजेस जो आपको पढ़ाया जाएगा उसमें भी ऑफर है। ये क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी प्लैनेट का, और फिर वहां से आप सारा कुछ व्यू कर सकते हैं। और आप स्टडी प्लैनेट का जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप स्कैन करके डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो। ये जो क्यूआर कोड है इसे स्कैन करके आप यूट्यूब पे जा सकते हैं और स्टडी प्लैनेट का जो डेमो वीडियोस है आप वो देख सकते हैं, ताकि आपको डेमो क्लासेस का एक रफ आइडिया मिल जाए कि क्या क्लासेस चल रही हैं हमारे यहाँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। थैंक यू। तो अब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, एक मिनट। लास्ट क्लास में जो हमने कंटेंट कवर किया था ये क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड है, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर लास्ट क्लास आपने अटेंटिवली देखा था और समझा था। तो पिछले क्लास में हमने 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए थे, वो भी आपके पढ़ाए हुए कंटेंट से था, और इस क्लास में हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके पढ़ाए हुए कंटेंट से ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज एमा पब्लिश्ड। ये डेट मैंने आपको बताया था, डेट और ईयर की एमा कब पब्लिश हुआ था। ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शंस है, 23 दिसंबर 1815, 12 जनवरी 1814, 23 दिसंबर 1814 एंड 21 जुलाई 1815। तो मैंने आपको 1815 के बारे में बताया था शायद, और 1816 जो डेट है वो टाइटल पेज पे है। तो ठीक है, तो ये डेट्स जो है इसमें आप 1815 कंसिडर करेंगे अभी, लेकिन 1814 आप पहले ही कट कर देंगे। अब आपके पास 2 चॉइस है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक 23 दिसंबर 1815, एक 21 जुलाई 1815, क्योंकि दोनों 1815 से है, तो आपको ये दोनों में कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो आप रॉन्ग ऑप्शन को तो पहले ही हटा दोगे, फिर जो 2 ऑप्शन रहेगा आप उसमें से देखोगे और आप याद करने का कोशिश करोगे कि आपने क्लास में क्या पढ़ा था। तो ये चारों में आपने क्लास में जो भी ऑप्शन पढ़ा था आप उसे चैट बॉक्स में भेज दें आंसर लिख के, उसके बाद मैं यहाँ पे भी टिक कर दूंगी। Students on the online platform, you can answer it in the chat box, and the answer is 23rd December 1815 को एमा पब्लिश हुआ था ओरिजिनली, बट ऑन द टाइटल पेज पे जो ईयर है वो है 1816। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, विल प्रोसीड विद द सेकेंड क्वेश्चन। The second question is, which among these is a fictional village used as a setting in Emma by Jane Austen। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे फिक्शनल विलेज के बारे में बोला जा रहा है। तो वहाँ पे रियल सेटिंग भी यूज हुआ था, एमा ने रियल सेटिंग भी यूज किया था, और उसके अंदर फिर एमा ने फिक्शनल विलेजेस एंड एस्टेट्स यूज किया था। तो आपको यहाँ पे रियल फिक्शनल पे ध्यान देना है, रियल ऑप्शन आपको नहीं चूज करना है, रियल सेटिंग का ऑप्शन आपको नहीं चूज करना है, फिक्शनल पे आप ध्यान दोगे। तो ये चारों ऑप्शन जब आप देखोगे तो पहले आप जो रॉन्ग ऑप्शन है, जो आपने सुना नहीं है एमा के पर्सपेक्टिव से, उसको आप पहले हटा दोगे। ठीक है। तो डर्बीशायर और डर्बीशायर आप हटा दोगे क्योंकि डर्बीशायर आपने नहीं सुना है, और हर्टफोर्डशायर भी आप हटा दोगे क्योंकि ये भी मैंने आपको एमा के पर्सपेक्टिव से नहीं बताया। अब 2 सेटिंग बचता है, यॉर्कशायर एंड हाईबरी।
ठीक है, ये दोनों सेटिंग मैंने आपको बताया है, लेकिन ये दोनों में से एक रियल है एंड एक फिक्शनल है। तो यहाँ पे आपसे फिक्शनल पूछा है, तो आप फिक्शनल, ये दोनों में से फिक्शनल कौन सा है? ये मैंने आपको बताया था कि ये रियल है, ये नॉर्दर्न इंग्लैंड का एक जगह है जो कि रियल जगह है। तो अगर फिक्शनल पूछा है तो रियल वाला तो जगह आंसर नहीं होगा, इसीलिए आंसर होगा हाइब्रिड। स्टूडेंट्स ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप भी क्वेश्चन 2 का आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, विल नाउ प्रोसीड विद द थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच अमंग दीज इज अ नॉवल ऑफ मैनर्स। ठीक है, विच अमंग दीज इज अ नॉवल ऑफ मैनर्स। मैंने आपको नॉवल ऑफ मैनर्स के बारे में बताया था। नॉवल ऑफ मैनर्स वो होता है जिसमें कस्टम्स, वैल्यूज, मैनर्स, दूसरे मतलब जो ऑथर है वो कस्टम्स, वैल्यूज एंड मैनर्स अपने एग्जिस्टिंग सोसाइटी का ऑब्जर्व करता है एंड फिर उसको माइन्यूटली एक डिटेल वे में प्रेजेंट करता है टू द रीडर्स, ताकि रीडर्स उसको रीड कर सकें। ठीक है, तो ये चारों में से नॉवल ऑफ मैनर्स कौन सा है? नॉवल ऑफ मैनर्स, तो पहले अगर आपको और सारे नॉवेल्स के बारे में पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप अपना ऑप्शन इजीली चूज कर पाओगे। जैसे डेविड कॉपरफील्ड एक बिल्डेंसट्रोमन है, रॉबिन्सन क्रूसो भी एक नॉवेल है, लेकिन ये नॉवेल ऑफ मैनर्स नहीं है, ये एडवेंचर से रिलेटेड नॉवेल है। गलिवर्स ट्रैवल भी एक नॉवेल है, लेकिन ये सटायर है, ये नॉवेल ऑफ मैनर्स नहीं है। तो जब ये तीनों ऑप्शन नहीं रहा तो फिर कौन सा ऑप्शन बचा? और आपने पढ़ा भी है कि एमा क्या है? एक नॉवेल ऑफ मैनर्स। तो आप आंसर देते जाइएगा जैसे जैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते जाते। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है एमा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट्स हमने किया था लास्ट क्लास में, तो इसीलिए आज हम उसके क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। आज हम एक नई चीज करेंगे कैरेक्टर स्टार्ट करने के पहले, जो है नरेशन। ठीक है, आज हम एमा का नरेशन या फिर इसको नैरेटिव टेक्निक भी बोलते हैं, ये करेंगे कि एमा का नरेशन या नैरेटिव टेक्निक किस फॉर्म में। नरेशन क्या होता है कि जिस मेथड या फिर जिस वे को आप अडॉप्ट करके, एक ऑथर जिस वे को अडॉप्ट करके एक स्टोरी को बताता है, उस स्टोरी में जितने इवेंट्स है उसको बताता है, उसको हम नरेशन बोलते हैं या नैरेटिव टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, वो मेथड ऑथर यूज करता है स्टोरी या फिर स्टोरी के अंदर जो इवेंट्स है उसको बताने के लिए। तो नैरेटिव टेक्निक 3 टाइप का हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो हम ये, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट नॉवेल है, हम ये तीनों नैरेटिव टेक्निक डिस्कस करेंगे ताकि आगे के जो नॉवेल्स हैं जो हमें करना है, जो कि है चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड, ताकि जब हम वो भी करें तो हमें खुद पता चल जाए कि यहाँ पे ऑथर ने कौन सा नैरेटिव टेक्निक या नरेशन यूज किया है। तो आज हम तीनों नरेशन या नैरेटिव टेक्निक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में। आप में से बहुत लोग फेमिलियर होंगे ये तीनों से, बट कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा जो क्लियर हो जाएगा। जो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक होता है, इसमें कौन कौन सा प्रोनाउंस यूज होता है? प्रोनाउंस क्या होता है? प्रोनाउंस वो वर्ड्स होता है जो कि हम नाउन के प्लेस में यूज करते हैं। जैसे हमेशा तो हम नहीं बोल सकते ना कि फॉर एग्जाम्पल राहुल इज गोइंग देयर, राहुल इज अ गुड बॉय। तो अगर हमने एक बार बोल दिया राहुल इज गोइंग देयर, ही इज अ गुड बॉय, ऐसे जब हम लोग अगर ही यूज कर रहे हैं फिर राहुल के जगह पे, तो इसका मतलब क्या हो गया? ही इज अ प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक अगर यूज होता है तो कौन कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? आई या वी। ठीक है, अगर कोई भी स्टोरी में आई या वी, कोई भी नॉवेल या किसी भी वर्क में आई या वी करके अगर सेंटेंसेस है तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे फर्स्ट पर्सन नरेशन या फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक यूज हुआ है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक में क्या होता है कि जो हमारा स्पीकर है, स्पीकर या फिर जो हमारा ऑथर है, स्पीकर इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। इसमें क्या है, जो स्पीकर है वो
स्टोरी का ही पार्ट रहता है। अब मान लीजिए कि अगर कोई वर्क है, कोई नॉवेल है, इसमें कोई अगर लिखा है कि ये आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई वेंट देयर, मतलब कि वो खुद ही बता रहा है ना, वो अपने बारे में खुद ही बता रहा है, तो फिर वो स्टोरी का पार्ट है, तभी तो वो ऐसा लिख रहा है कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई वेंट देयर, तो वो खुद अपने बारे में बता रहा है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि जो स्पीकर है वो स्टोरी का ही पार्ट रहता है, या तो वो कैरेक्टर है रहेगा कोई, नहीं तो जो मेन कैरेक्टर है वही स्पीकर रहेगा। तो इस केस में फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक हम बोलेंगे कि स्टोरी में फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक यूज हो रहा है। अब सेकेंड क्या होता है? सेकेंड पर्सन क्या होता है? सेकेंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? यू, या फिर यू का ही अदर फॉर्म्स लाइक योर्स एंड सिमिलरली। यहाँ पे सेकेंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? यू। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एमा से रिलेटेड, और आगे आप जो नॉवल करेंगे चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड, उससे भी रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये तीनों आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये समझने के लिए कि जो नैरेशन या नैरेटिव टेक्निक जो ऑथर यूज कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। ठीक है, सेकेंड पर्सन में क्या प्रोनाउन यूज होगा? यू। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तो स्पीकर इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, लेकिन यहाँ पे रीडर इज द पार्ट ऑफ द स्टोरी। मैं आपको समझा रही हूँ क्यों। फर्स्ट पर्सन में जो होता है स्पीकर होता है स्टोरी का पार्ट, लेकिन सेकेंड पर्सन में क्या होता है कि रीडर इज द पार्ट ऑफ द स्टोरी। अगर कोई भी वर्क में यू करके लिखेगा, यू हैव टू गो देयर, यू आर गोइंग देयर, या फिर यू आर इन दिस प्लेस, तो मतलब अगर कोई स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें यू करके रेफर किया गया, तो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं या हम लोग को ही रेफर किया गया है, मतलब हम लोग को ही स्टोरी का पार्ट बना दिया जा रहा है। तो इसीलिए सेकेंड पर्सन में क्या होता है? रीडर इज द पार्ट ऑफ द स्टोरी। जो इंसान स्टोरी पढ़ रहा है उसको ही स्टोरी का पार्ट बना दिया जाता है। ऑल्दो जो सेकेंड पर्सन है वो कम यूज होता है नॉवेल्स में एज कंपेयर टू फर्स्ट पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। फर्स्ट और थर्ड पर्सन बहुत ज्यादा यूज होता है नैरेशन में या नैरेटिव टेक्निक में, एंड सेकेंड पर्सन कंपेरेटिवली कम यूज होता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन में और क्या होता है कि रीडर स्टोरी का पार्ट होता है, और रीडर या तो कोई कैरेक्टर हो सकता है या फिर रीडर को ही मेन कैरेक्टर भी बना दिया जाता है कभी कभी सेकेंड पर्सन में। ठीक है, सिमिलरली थर्ड पर्सन में क्या होता है? थर्ड पर्सन में क्या होता है कि नीदर द स्पीकर इज द पार्ट ऑफ द स्टोरी नॉट द रीडर। मैं आपको समझा रही हूँ। थर्ड पर्सन में क्या यूज होता है? प्रोनाउंस क्या क्या यूज होता है? ही, शी, दे, ये सब प्रोनाउन यूज होता है, या फिर कैरेक्टर्स का नेम यूज हो सकता है। नेम ऑफ द कैरेक्टर्स यूज हो सकता है। जिस स्टोरी जब लिख रहे हैं तो कैरेक्टर्स का नाम बार बार यूज हो सकता है, या फिर अगर कैरेक्टर्स का नाम बार बार, जैसे बार बार आप नहीं यूज बोल सकते ना कि एमा इज ब्यूटीफुल, एमा इज इंटेलिजेंट, तो उसके बदले अगर एक बार बोल दिया गया है एमा इज ब्यूटीफुल, तो नेक्स्ट लाइन में क्या बोला जाएगा? शी इज इंटेलिजेंट, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे मतलब एक बार अगर कैरेक्टर का नाम यूज हो गया तो नेक्स्ट सेंटेंस में ही, शी, दे भी यूज हो सकता है। नेम ऑफ द कैरेक्टर के अलावा प्रोनाउन में क्या यूज हो सकता है? थर्ड पर्सन में प्रोनाउन में यूज हो सकता है ही, शी, दे। ठीक है, ये सब प्रोनाउन में यूज हो सकता है। तो यहाँ क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो पार्ट ऑफ द स्टोरी नहीं होता है, लेकिन उसको जो भी स्टोरी हो रहा है, जो भी इवेंट्स, जो भी कैरेक्टर्स के दिमाग में चल रहा है या फिर स्टोरी में जो भी हो रहा है उसके बारे में स्पीकर को पता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? नैरेटर एग्जिस्ट्स आउटसाइड द स्टोरी थर्ड पर्सन से ही पता चल रहा है हमें कि जो नैरेटर है वो स्टोरी में मतलब वो स्टोरी में नहीं रहेगा, वो कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, वो कोई, और जो कैरेक्टर्स है वो खुद स्टोरी नरेट नहीं कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन उसके बारे में स्टोरी बता रहा है। तो इसीलिए ये थर्ड पर्सन नैरेटिव टेक्निक है। इसमें नैरेटर स्टोरी के बाहर रहता है, मतलब वो कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी नहीं रहता, लेकिन उसको पूरा
स्टोरी पता रहता है. नरेटर एग्जिस्ट्स आउटसाइड द स्टोरी बट नरेट्स द स्टोरी. मतलब वो ऑल दो स्टोरी के बाहर है लेकिन वो स्टोरी का कोई कैरेक्टर नहीं है. थर्ड पर्सन में जो नरेटर रहेगा वो स्टोरी का कोई कैरेक्टर नहीं है लेकिन फिर भी वो पूरा स्टोरी बताएगा. तो एक बार फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक बार और डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट पर्सन में क्या क्या प्रोनाउंस यूज होता है? आई या वी. अगर कोई भी वर्क हम देख रहे हैं जिसमें आई या वी करके कोई भी नॉवेल हम पढ़ रहे हैं उसमें आई 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 करके या वी करके सारा सेंटेंसेस लिखा है तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक यूज हुआ है. ठीक है. आई तो आप लोग सबको पता है कि सिंगुलर के लिए यूज होता है और वी प्लूरल के लिए यूज होता है. ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन में जो स्पीकर है वो स्टोरी का पार्ट नहीं रहेगा. वो फर्स्ट पर्सन में जो स्पीकर है वो स्टोरी का पार्ट रहेगा और जो स्पीकर है वही स्टोरी नरेट करेगा और वो स्टोरी का ही कोई कैरेक्टर होगा. सेकेंड पर्सन में क्या प्रोनाउन यूज होगा? यू. अगर कोई भी नॉवेल आप पढ़ रहे हैं जिसमें यू 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 करके सारा सेंटेंसेस लिखा हुआ है तो मतलब वहां पे सेकेंड पर्सन नरेशन या सेकेंड पर्सन नैरेटिव टेक्निक यूज हुआ है. ठीक है. और सेकेंड पर्सन में क्या होता है कि जो रीडर रहता है, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं तो हम लोग रीडर हैं तो हम ही लोग को स्टोरी का पार्ट या स्टोरी का कैरेक्टर बना दिया जाएगा सेकेंड पर्सन में. और थर्ड पर्सन जो है उसमें क्या होगा कि नेम ऑफ द कैरेक्टर्स, बार बार कैरेक्टर्स का नाम यूज होगा या फिर क्या क्या अगर प्रोनाउंस यूज होगा तो क्या होगा? ही शी दे. ही शी सिंगुलर के लिए यूज होगा और दे प्लूरल के लिए यूज होगा. ठीक है. और थर्ड पर्सन में क्या होता है, जो नरेटर रहता है वो स्टोरी का पार्ट नहीं रहता है लेकिन फिर भी उसको पूरा स्टोरी पता रहता है और वो स्टोरी के बाहर रह के भी पूरा स्टोरी नरेट करता है. ठीक है. अब हम पता करेंगे कि एमा में फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है, सेकेंड पर्सन यूज हुआ है या थर्ड पर्सन. एमा जब नॉवेल आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बार बार नेम कैरेक्टर्स का नाम देखेंगे. ठीक है. एमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज वेरी इंटेलिजेंट. आप ऐसा सेंटेंसेस देखेंगे. तो जहां पे भी जिस भी नॉवेल में कैरेक्टर्स का नाम बार बार यूज होगा या फिर ही शी दे ऐसा प्रोनाउंस यूज होगा तो उस नॉवेल में जो नरेशन या नैरेटिव टेक्निक यूज किया गया है ऑथर के द्वारा वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन. तो एमा में कौन सा नैरेटिव टेक्निक यूज हुआ है? थर्ड पर्सन नैरेटिव टेक्निक यूज हुआ है एमा में बाय ऑस्टिन. इसको मैं नेक्स्ट पेज में एक बार फिर से लिख दूंगी या फिर यहीं पे लिख देते हैं. थर्ड पर्सन नैरेटिव टेक्निक हैज बीन यूज्ड इन एमा. एमा में थर्ड पर्सन नैरेटिव टेक्निक यूज हुआ है और ये किसने यूज किया है? जेन ऑस्टिन. जेन ऑस्टिन ने ये स्टोरी नरेट किया है और जेन ऑस्टिन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, शी वाज आउटसाइड द स्टोरी. मतलब शी वाज नॉट अ कैरेक्टर इन द स्टोरी. तो ऑस्टिन ने नरेट किया है ये स्टोरी तो ऑस्टिन ने थर्ड पर्सन नैरेटिव टेक्निक यूज किया है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कहीं पे स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा. ठीक है. अब हम प्रोसीड करेंगे मेन कैरेक्टर्स या फिर प्रिंसिपल कैरेक्टर्स के साथ. 13 to 14 मेन कैरेक्टर्स है जो हम पढ़ेंगे ताकि हम जब स्टोरी पढ़े तो बिल्कुल हमें पता हो कि ये कौन सा कैरेक्टर है, इसका दूसरे कैरेक्टर्स के साथ क्या रिलेशन है, ताकि ये सब हमारे दिमाग में